तो ये आज का हमारा क्लास रहेगा। अ, हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं हर बार की तरह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। अभी अगली दिवाली आने वाली है, तो आपको सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली विश कर रहा हूँ। आज हम नक्षत्र के बारे में समझेंगे। तो नक्षत्र के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम समय क्या होता है और अंश कला क्या होता है उसके बारे में थोड़ा एक बेसिक जान लेंगे, जिससे हमें नक्षत्रों को जानने में थोड़ी आसानी रहे। तो सबसे पहले हम काल गणना करते हैं। देखो, काल गणना मतलब आज के जो आधुनिक समय में हम जो घड़ी से जो समय देखते हैं वो मूलभूत तरीके से तीन रूप में होता है। पहला होता है सेकंड, दूसरा होता है मिनट और तीसरा होता है आवर्स। आवर्स मतलब कलाक, घंटा। तो हमारे पुराने समय में क्या होता था कि यदि हम आंखों को पटपटाते, जैसे एक और दो बार हम आंखों को पटपटाते हैं, तो उस समय को हम कहते थे विपल। ऐसी एक विपल में दो बार हम आंखें पटपटाते थे। ऐसी 60 विपल को हम एक साथ जोड़ देते थे। 60 विपल तो एक पल बनता था, और एक पल से ऐसी 60 पल बनती थी तो एक घड़ी बनती थी। हाँ, ये वही घड़ी है जो अभी हम हाथ में पहन के जिसका नाम हम घड़ी देते हैं। घड़ी शब्द है वो बहुत हमारा प्राचीन शब्द है। समय के माप को जानने का जो तरीका था उसको हम घड़ी बोलते थे। ऐसी 60 घड़ियां जब बनती है तो एक अहोरात्रि मतलब एक पूरा दिन बनता है। और ऐसी दो घड़ियां जब बनती है, मतलब कि एक घड़ी और दो घड़ी जब बनती है तो एक मुहूर्त बनता है। और ऐसी 7.5 घड़ियां बनती है तो एक प्रहार बनता है। एक प्रहार क्या होता है? आपने सुना होगा कि दिन का प्रहार, रात्रि का प्रहार। पूरे दिन में कुल 8 प्रहार होते हैं। दिन के 4 और रात के 4 प्रहार। ऐसे 8 प्रहार होके एक अहोरात्रि बनती है। अभी ये चीज आपको थोड़ी सी ऊपर ऊपर से जा रही होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत नई चीज है। आपको पता है सेकंड क्या होती है, मिनट क्या होती है, आवर्स क्या होते हैं। आपको विपल, पल, विपल, घड़ी, अहोरात्रि, ये सब में आपको पता नहीं है। तो अब हमें अगले स्टेप में ये सीखते हैं कि विपल और सेकंड का क्या संबंध है। तो 2.5 विपल मतलब कि आप मैंने बोला कि एक विपल में आप 2 बार आंखें पटपटाते हैं, तो आप ऐसे 5 बार आंखें पटपटाओगे तो 1 सेकंड जितना समय लगेगा। उसी तरह 2.5 पल आप इकट्ठा करते हैं, मतलब कि 60 विपल बराबर एक पल होता है। ऐसे 2.5 पल, ये दो लीटी है उसको 0.5 समझना। दो खड़ी लीटी को आप घड़ी जिससे हम समय की गणना करते हैं, वो समय हमारे आधुनिक घड़ी के हिसाब से 24 मिनट का बनता है। एक घड़ी मतलब 24 मिनट। और ऐसी 2.5 घड़ियां होती है तब एक घंटा बनता है। मतलब कि 24 इंटू 24 48 मिनट, और हाफ घड़ी, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। कुल मिला के 60 मिनट बनता है। 60 मिनट पे हमारा एक आवर्स होता है, तो 2.5 घड़ी का एक घंटा बनता है। तो 2.5 घड़ी का एक घंटा बनता है। तो ये हमारी एक कुछ बेसिक काल गणना है। मैं एक बार फिर से लेता हूँ। हम 2 बार आंखें पटपटाते हैं तो हमारे लिए एक विपल बनती है। ऐसी हम 60 विपल को इकट्ठा करते हैं तो एक पल बनता है। ऐसी 60 पल जब इकट्ठा होती है तब एक घड़ी बनती है। और जब ऐसी 60 घड़ियां इकट्ठी होती है तब एक अहोरात्रि बनती है। अहोरात्रि का मतलब है पूरा दिन, मतलब सूर्योदय से सूर्योदय का, जो हमने पिछले हमारे क्लास में हमने समझाया था। अभी आप अंश गणना को समझेंगे। अंश क्या है तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि एक पूरा गोल है और ये दो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से जो ये लाइन है ये आपका बनेगा 0 डिग्री, और ये जो कोण यहाँ से बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 270 डिग्री। और ये पूरा राउंड खत्म हो जाएगा, मतलब उसी जगह पे जब आप वापस आओगे
तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री। मतलब कि आप जीरो से शुरू करके फिर वही जीरो पे आते हो, तो उतना जो आपका घूमना होता है, जितना आपका कोण बनता है, उसको 360 डिग्री कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड है वो चारों तरफ फैला हुआ है, तो हमें पृथ्वी पर से कैसा दिख रहा है, वो एक गोला दिख रहा है, बहुत बड़ा गोला दिख रहा है। तो ये गोले को यदि हम डिग्री में मापे, अंश में मापे, तो टोटल होता है 360। ये पूरा गोला है, और ये हमने ये जो हिस्सा किया वो 90 डिग्री का है। बट और छोटा हिस्सा करते हैं, मान लो कि ये जो कोण बना छोटा सा, वो 1 डिग्री का है, मतलब कि एक अंश का है, ये एक अंश का है। उसको इसको भी हम यदि छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे और उसके और 60 हिस्से करेंगे, तो जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे एक कला। इसको मतलब एक अंश का जो भाग है, उसको हम और 60 छोटे हिस्से करेंगे, तो जो छोटा सा हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा एक कला। और एक कला को भी और छोटे 60 हिस्सों में बांटेंगे, तो हमें मिलेगा, वो मिलेगा एक विकला। तो ऐसे 60 विकला, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 60 विकला मिलके एक कला बनती है। ऐसी 60 कलाएं बनके एक अंश बनता है। जो ये जो मैंने छोटा सा हिस्सा बताया, जो आपको देखने के लिए समझाने के लिए जो छोटा हिस्सा लिया, वो एक अंश का हिस्सा है। ये जो है एक अंश है, और उसके छोटे छोटे 60 भाग करते हैं, तो बनती है, उसको बोलते हैं एक कला। ऐसी 200 कला, मतलब 60 की जगह 200 कला बनती है, तब जाके बनता है एक नवमांस। नवमांस का जब 3 अंश और एक कला, ऐसे आइए मैंने एक अंश दिखा, ऐसा और दो ले लूं, तो ऐसे 3 अंश और 20 कला का जो समय बनता है, मासूम आपका ना, जो अंश बनता है, जो कोण बनता है, उसको भी हम बोलते हैं एक नवमांस। मतलब अभी देखो ये कैसे हुआ, तो एक अंश में आपने मैंने बोला 60 कला होती है, तो 60 × 3, तो ये हो गया 180, और 20 कला उसमें जोड़ दीजिए, तो ये टोटल हो गया 200। मतलब कि 3 अंश और 20 कला का एक नवमांस बनता है, और एक नवमांस में टोटल 200 कलाएं होती है। अब ये उसके बाद 800 कला, मतलब मैंने बोला जैसे 200 कलाओं का एक नवमांस बनता है, वैसे 800 कलाओं को जोड़ दिया जाए तो एक नक्षत्र बनता है। मतलब कि 13 अंश और 20 कलाओं को जोड़ दिया जाए तो एक नक्षत्र बनता है। मतलब कि एक नक्षत्र का मान है 13 डिग्री और 20 कला। क्यों? तो आप 360 को 27 से भागोगे, जैसे मैंने बोला कि आपने टोटल नक्षत्र है 27, तो आप 360 को 27 से जब आप डिवाइड करते हो, तो जो आपको क्या मिलेगा, 13 डिग्री और 20 कला। अभी जब 13 अंश है, उसकी जगह 30 अंश का जब कोण बनता है, तो उसको बोलते हैं राशि। हमने पहले ही बोला कि टोटल 12 राशियां होती है, और हर राशि 30 डिग्री का होता है। मतलब के एक नक्षत्र होता है 13 अंश और 20 कला का, और एक राशि होती है 30 अंश का। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सवा सवा दो नक्षत्र, मतलब कि दो दो पूरे नक्षत्र और एक तीसरे नक्षत्र का एक पद मिला के एक राशि बनती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये 9, मतलब एक नवमांश, मतलब कि 9 नवमांश मिलके एक राशि बनाता है। जब 12 राशियां मिलती है तो एक राशि चक्र मिलते बनता है। मतलब कि 30 × 12, 30 × 12 का गुणांक करेंगे तो मिलेगा 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री में 12 की 12 राशियां आ जाती है। दूसरा आप बोलोगे कि 27 नक्षत्र, मतलब 13 डिग्री, 13 डिग्री में 13 अंश 20 कला को 27 से गुणोगे, तो पूरा एक राशि चक्र मतलब 360 डिग्री हमें मिलेगा। ये हमने एक अंश देख लिए और काल गणना भी देख ली। लेकिन अंश और काल गणना का आपसी रिश्ता क्या है,
वो हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी है वो अपनी धरी पे इस तरह से गोल घूमती है। पृथ्वी 1 सेकंड में 15 विकला जितना अपनी धरी पे घूमती है। मतलब कि 15 विकला जितना आसमान पूर्व की दिशा में देखोगे तो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ प्रति सेकंड लगेगा। अभी 15 विकला विकला बहुत छोटा अंश है, तो इतना जल्दी हमें पता चलता नहीं है। लेकिन वही पृथ्वी 4 सेकंड में 1 कला ऊपर की तरफ आती है। मतलब आप पूर्व, लेकिन यदि उसी को हम प्रति मिनट देखते हैं तो 15 कला के हिसाब से ऊपर की तरफ उठता है। और यदि हम 4 मिनट के हिसाब से देखते हैं, मतलब हर 4 मिनट के बाद आप पूर्व की दिशा में देखोगे तो प्रति एक एक अंश के हिसाब से वो चांद या सूरज या तारे ऊपर की तरफ उठते हुए दिखते हैं। इसी तरह पश्चिम में देखोगे तो चांद या तारा एक अंश के हिसाब से नीचे की तरफ अस्त होते आपको दिखते हैं। मतलब एक ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी पे है और पृथ्वी अपनी धरी पे गोल गोल घूमती है। तो एग्जाम्पल के लिए चांद को पकड़ लेते हैं, तो पूर्व में जो चांद अभी रेज हो रहा है, पूनम का चांद है, अभी वो उग रहा है शाम के टाइम है। तो आप प्रति घंटे देखोगे तो 15 अंश के हिसाब से वो आसमान के ऊपर चढ़ेगा। अभी आप आसमान को जो देख पा रहे हो, पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो आसमान देख पा रहे हो, वो आधा ही आसमान है। मतलब कि 180 डिग्री है, बाकी का 180 डिग्री पीछे की साइड होता है, पृथ्वी के पीछे की, जहाँ पे हम देख नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे आसमान में से चांद उठता है वैसे वैसे हम दूसरी साइड भी देख पाते हैं। मतलब कि प्रति 2 घंटे एक लग्न राशि बदल जाती है। अब लग्न राशि क्या है तो मैं आगे भी समझाऊंगा, अभी भी समझा रहा हूं कि जब आप पूर्व की दिशा में आप देख रहे हो किसी भी समय में, और क्षितिज, क्षितिज क्या होता है, जहां पे आसमान और धरती मिल जाते हैं, तो जहां क्षितिज कहते हैं उस जगह से उस समय पे जो राशि उदयमान होती है, जो राशि ऊपर की तरफ उठ रही है, वो राशि आपका लग्न राशि हो गया। जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में जो चार्ट बनेगा उसमें सबसे ऊपर एक ल लिखा होगा और उसमें एक राशि होगा, वो आपकी लग्न राशि हो गई है। अब पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देती है अपनी धरी पे। मतलब कि हम पूरे 360 अंश घूम लेते हैं पूरे 24 घंटे में। अभी हम नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें नक्षत्रों का बहुत महत्व है। कुल 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। हमारी वैदिक जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार नक्षत्र राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी, जिसकी शादी चंद्र के साथ हुई थी। और जब चंद्र रोहिणी के साथ बहुत ज्यादा लगाव था तो बाकी सारी कन्याओं को बुरा लग गया, जिसकी वजह से राजा दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया। और जब चंद्र को श्राप दे दिया तो चंद्र ने भगवान शिव की पूजा की और अपने क्षय होने का जो उसका श्राप था उससे मुक्ति मांगी। तो जब उसको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान ने बोला कि आप 15 दिन तक बढ़ेंगे और 15 दिन तक क्षय होते रहेंगे और आपको हर एक कन्या के पास प्रतिदिन जाना होगा। ये हमारी एक पौराणिक कथा है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखते हैं तो चंद्र पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है। तो हमें क्या लगता है कि चंद्र रोज एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की तरफ बढ़ता जाता है। चंद्र को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। मतलब कि वो प्रतिदिन एक नक्षत्र भुगतता है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी भी सूर्य के आसपास गोल घूमती है। तो चंद्र को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भले 27 दिन लगता है, लेकिन जिस नक्षत्र से चंद्र निकला है और उसी नक्षत्र में वापस आने के का समय चंद्र को लगता है 29 डेज और 0.5, मतलब 29.5 दिन उसको लगते हैं। नक्षत्र को 13 अंश और 20 कला, मतलब कि 800 कलाओं का होता है। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। मतलब कि नक्षत्र को भी हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं पद बोलते हैं। और हर पद
200 कला का होता है। मतलब कि नक्षत्र का हर पद एक नवमांश के बराबर होता है। ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहां से, ये पूरा ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन सिर्फ यहां तक नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि ये अनंत तक फैला हुआ है। ये अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड है। और ये रेड डॉट है, ये वो हमारी पृथ्वी है। यदि हम पृथ्वी से ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें एक ये लाइन मिलती है। इस लाइन को हम बोलते हैं क्रांति वृत्त। ये नक्षत्रों का क्रांति वृत्त है। नक्षत्रों का एक क्रांति वृत्त मिलते हैं जिसमें हम अलग अलग तारा समूह को देखते हैं। ये तारा समूह को हम 27 भागों में बांटते हैं, 27 बराबर भाग में बांटते हैं। तो हमें 13 डिग्री और 20 अंश का एक कला मिलता है। मतलब कि यहाँ से देखते हैं और यहाँ से लेके और ये लाइन यहाँ तक भी आ सकती है। तो ये लाइन यहाँ से अनंत तक जा सकती है, कहीं तक दूर तक जा सकती है। तो ये दूर तक जब लाइन जाएगी, तो जब ये लाइन दूर तक जाती है तो उस लाइन के बीच में, वो कोण के बीच में जितने भी तारे हमें दिखते हैं वो तारों का एक समूह बनता है। वो तारों के समूह को हम बोलते हैं नक्षत्र। ऐसे यहाँ पे जो नक्षत्र बनता है, ये जो एरिया है उसके अंदर जो तारों का समूह का जो बनता है, उस नक्षत्र को हम बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद यहाँ से फिर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक दूसरा कोण बनता है। और यहाँ तक के जो नक्षत्र होते हैं उसको हम बोलते हैं भरणी नक्षत्र। ऐसा करते करते 1 2 3 4 करके टोटल 27 नक्षत्रों को हम आकाश में देखते हैं। और ये सभी को हमने अलग अलग नाम से पहचानते हैं। तो आओ हम देखते हैं कि नक्षत्रों के नाम क्या होता है। नक्षत्र कुल 27 प्रकार के 27 नाम है नक्षत्रों के। और सभी नक्षत्रों के नाम में एक एक करके आपको बताऊंगा। ये सारे नक्षत्र के नाम हमें, यदि ज्योतिष सीखना है तो सारे नक्षत्र के नाम हमें याद रखने होंगे। हर नक्षत्र में 4 पद होता है। मतलब हर एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का होता है। मतलब कि 800 कला का एक नक्षत्र होता है। उस नक्षत्रों को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो हर नक्षत्र 200 कला का बनेगा। ये 200 कला जो नक्षत्र में आती है उसको एक पद कहते हैं। ऐसे हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। अब नक्षत्रों के नाम, तो जो पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में जो तारा समूह है उसको जोड़ते हैं तो अश्व के जैसा मुख बनता है। तो अश्व के जैसा मुख बनने के कारण उसका नाम हमने अश्विनी दे रखा है। दूसरा नक्षत्र है जिसको हम बोलते हैं भरणी नक्षत्र। भरणी इनका मतलब होता है कि ऐसा त्रिकोणाकार, आपने जाली देखी होगी, क्या बोलते हैं, कौन कौन शेप देखा होगा। तो ये तारे कौन शेप में, तारा समूह कौन शेप में दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भरणी नक्षत्र। उसके बाद तीसरा जो नक्षत्र आएगा उसको हम बोलते हैं कृतिका। कृतिका नक्षत्र के नाम पर से कार्तिक महीने का या तो कार्तिक महीने का नाम पड़ा हुआ है। अश्विनी नक्षत्र से अश्विनी महीना का नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद जो नक्षत्र आएगा उसको हम रोहिणी नक्षत्र बोलते हैं। रोहिणी नक्षत्र के बाद मृगशीर्ष, मतलब कि मृग के जैसा मृग का शीर्ष होता है, उस प्रकार के तारा समूह को, तारा समूह के मुख्य ताराओं के को जब हम कनेक्ट करते हैं बड़े बड़े डॉट्स, तो उसका जो हमें आकृति मिलती है वो मृग के शीर्ष, मतलब कि हिरण के माथे जैसा मिलता है। तो उसको हम कहते हैं मृगशीर्ष। मृगशीर्ष के बाद जो आता है उसको हम बोलेंगे आंध्रा। आंध्रा नक्षत्र के बाद पुनर्वसु और उसके बाद पुष्य नक्षत्र आते हैं। और पुष्य नक्षत्र के बाद 9वां जो नक्षत्र है उसको हम बोलेंगे आश्लेषा। ये 9 नक्षत्र के राशि स्वामी हमें याद रखने हैं, मतलब ग्रहों के स्वामी होते हैं। तो अश्विनी क्या होता है केतु, भरणी का शुक्र, कृतिका का सूर्य,
रोहिणी का चंद्र, मृगशीर्ष का मंगल, आंध्र का राहु, पुनर्वसु का गुरु, पुष्य का शनि और आश्लेषा का बुध। इस क्रम में ये सभी नक्षत्रों के राशि स्वामी होते हैं। अभी हमारे पास 9 ग्रह है और 9 नक्षत्र हो गए। अभी 10वां जो नक्षत्र आएगा मगा, उसका भी राशि स्वामी बनेगा केतु। मगा का भी राशि स्वामी केतु ही बनेगा। उसके बाद वाला नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, उसका राशि स्वामी बनेगा शुक्र। तो इस प्रकार से 9 नक्षत्रों के बाद सारे राशि स्वामी इसी सीक्वेंस में रिपीट होंगे। अभी जब हम दशा पढ़ेंगे, दशा चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दशा अंतरदशा के बारे में पढ़ेंगे, तब ये राशि स्वामी हमें समझने होंगे। जब बाद उत्तरा फाल्गुनी जिसका स्वामी सूर्य रहेगा, उसके बाद हस्त करके आएगा, उसका चंद्र रहेगा, चित्रा का मंगल, स्वाति का राहु, विशाखा का गुरु, अनुराधा का शनि और ज्येष्ठा का बुध रहेगा। उसके बाद हमारे फिर से यही मूल नक्षत्र आएगा, तो मूल नक्षत्र का स्वामी रहेगा फिर से केतु रहेगा। मूल का स्वामी केतु रहेगा। उसके बाद शुक्र सूर्य इसी सीक्वेंस में नीचे आता जाएगा। तो पूर्व सढ़ा, उत्तर सढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो ये हमारे 27 नक्षत्रों के नाम है।